अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक ठाक होगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपके साथ हमारी स्टोरी माय लव इज़ डॉन का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा ताकि आपको स्टोरी की समझ आ सके, क्योंकि अगर आपने एक भी पार्ट छोड़ा तो आपको फिर स्टोरी की समझ कोई नहीं आएगी। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों ने इतनी मेरी यूनिक अच्छी स्टोरी का बिल्कुल सत्यानाश ही मार दिया था, इसको देखा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैंने भी कंप्लीट करके दिखाई ना आप लोगों को। तो चले हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज का पार्ट थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, इसलिए मैं तेज़ तेज़ बोल रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो मुझसे कुछ छूट ही जाए। तो अब क्या ही हो चुका था, हमारे लैंसैन और वेवशियान का मिशन कंप्लीट हो चुका था और अभी तक लैंसैन को किसी एक सवाल का भी जवाब नहीं मिला था। खैर, आप सब अरेस्ट हो चुके थे, जितने भी वैन फैमिली के लोग जो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व थे वो अरेस्ट हो चुके थे। और वो लड़कियां जो कि कंटेनर में थी उनको भी बचा ही लिया गया था और अब वो सब हॉस्पिटल में थी और वहाँ पे उनको ऑपरेट किया जाना था। लैंसैन, उसके पापा और बनी वो अब हैली से निकल कर सीधा हॉस्पिटल में गए थे, क्योंकि लैंसैन की तबीयत तो कितनी ज़्यादा ख़राब थी, ऊपर से उसको चोट भी लगी हुई थी, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल में लेके गए थे। और हॉस्पिटल, वो कौन सा ही हॉस्पिटल था, वो तो कोई आर्मी का ही हॉस्पिटल था। ये पता नहीं क्या ही हो रहा था उसके साथ, लैंसैन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। खैर, वहाँ पर उसको कम से कम 5 दिन तो रहना ही पड़ा था। उसकी सही तरीके से टेक केयर की गई थी, उसकी मरहम पट्टी की गई थी और साथ में जो भी उसके अंदर रेडिएशन थी सब को निकाल बाहर किया गया था। और 5 दिन के बाद वो सर पे पट्टी लगाए, लेकिन बाकी तौर पर बिल्कुल ठीक ठाक हो के अपने घर वापस जाने के लिए रेडी था। और अभी तक उसे अपने बनी पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था, जो कि कुछ बता नहीं रहा था। और इन 5 दिनों में वो उसके साथ था, हर पल उसके साथ था, लेकिन मजाल है जो उसने एक हर्फ भी बताया हो। और उसके पापा वो भी तो कितने ज़्यादा मिस नहीं हो चुके थे, उसके साथ मिलकर वो भी कुछ नहीं बता रहे थे। खैर, उसने सोच लिया था वो इनको अच्छे तरीके से सबक सिखाएगा। आज उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था और वो अपना सामान ही पैक कर रहा था। कौन सा ही सामान होगा उसका, कुछ मेडिसिन्स और कुछ जूसेस वगैरह जो कि बनी नहीं ला के दिए थे। और उसका फ्रेंड सॉन्गलैंड वो भी तो उसके लिए आता था, कितनी सारी चीज़ें लेके आता था। और उसके बाकी पुलिस वाले दोस्त जो कि उसके साथ कलीग ही थे, इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं थी, लेकिन वो भी इन 5 दिनों में आते ही थे जब भी उन्हें टाइम मिलता था। और अब वो रेडी हो चुका था घर जाने के लिए। बनी उसके पास आया तो ब्यूटी घर चले, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, तुम बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो और मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकता। चले पापा, हमें घर जाना है। हाँ हाँ चलो घर चलते हैं। उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ा और बनी भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। अरे ब्यूटी सुनो तो, मैं कुछ नहीं सुन रहा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम मुझसे कुछ कहते नहीं हो, मुझे कुछ बताते नहीं हो, तो हमारे साथ होने का क्या ही फ़ायदा है। नहीं करनी बात, चलें पापा। और वह पापा के साथ आके गाड़ी में बैठ चुका था और गाड़ी की अगली सीट पे आके बनी बैठ चुका था। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। और मैंने कहाँ जाना है? बट मुझे कहीं नहीं जाना। वो गाड़ी से उतरने लगा, लेकिन उसके पापा ने उसको हाथ के नीचे बिठा लिया। चुप करके बैठे रहो अंदर, तमाशे नहीं करो। और अब वो जा ही रहे थे पता नहीं कौन सी जगह पे, और फाइनली बनी ने घर के सामने गाड़ी रोक दी थी और वहाँ पे क्या ही लिखा हुआ था, वी हाउस। ये हमारा घर नहीं है पापा, हम यहाँ पे क्यों आए हैं? ये तुम्हारे घर है ब्यूटी और तुम्हें यहाँ ही आना है, चलो मेरे साथ। उसने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोल के लहनसैन का हाथ पकड़ के उसे बाहर ही खींच लिया था। और लहनसैन के पापा वो भी पीछे पीछे आ रहे थे। और जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने क्या ही देखा था, उसकी मामा तो सामने बैठी हुई थी एक सोफ़ा पर और साथ में डेज़ी भी थी और शायद वो मिल के कोई कार्टून ही देख रही थी। और वो एकदम से भाग के जैसे अपनी मामा से लिपट गया था। मामा, आप यहाँ पे हो? आप यहाँ पे कैसे आ गए? आप ठीक तो हो? कैसे हो? मामा, आई एम सॉरी, मैं आपसे इतने टाइम तक दूर रहा, मुझे पता ही नहीं था आप लोग किधर चले गए। उसने अपनी मामा को हाँक करके बस बोलना ही शुरू कर दिया था, वो भी नॉन स्टॉप। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वैसे ठीक ही होगे, मुझे पता है वेहुशियान ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा होगा।
कौन वीवशान? मैं किसी वीवशान को नहीं जानता। ये डॉन है, ये खड़ूस है, ये ब्लैक बनी है, आपको नहीं पता इसके बारे में? ये गैंगस्टर है। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है इसके बारे में? उसकी मामा बस स्माइल दिखा रही थी। उन्होंने उसके गाल थपथपाए। अब बैठ जाओ, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। मुझे नहीं बैठना। हम यहाँ पे क्यों हैं? चलें हम अपने घर चलें। हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। हम यहाँ पे ही रहेंगे, तुम भी यहाँ पे रहने वाले हो और ये तुम्हारा ही घर है। मेरा घर कैसे हो गया? हमारा घर तो लैन हाउस है ना, हमें वहाँ पे जाना चाहिए। और कितना टाइम हो गया, मुझे अपनी ड्यूटी पे भी जाना है, इतनी छुट्टियाँ काट ली मैंने। हाँ, सब हो जाएगा, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ पे ही रहना होगा, समझे तुम ब्यूटी? बनी ने आके उससे कहा और फिर ब्यूटी ने मुँह बना लिया था, क्योंकि अभी तक वो बनी से नाराज़ ही था। और क्यों बोले वो उससे, जब वो उससे इसके किसी सवाल का जवाब ही नहीं देता था। खैर, उसके मामा पापा भी वहीं पे थे और वो घर किसी और का नहीं बल्कि बनी का अपने घर था। और वहाँ पे वो और डेज़ी थे और कुछ एक दो सर्वेंट्स, और तो कोई भी नहीं था। मामा आप यहाँ पे कैसे हैं? बताएं मुझे। आप मुझे बताएंगे कि नहीं, या आपने भी इन दोनों की तरह मुझसे बातें छुपानी है तो मुझे पहले ही बता दें। अरे बेटा, मैं क्या ही बताऊँ, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ लेते? उन्होंने बनी की तरफ इशारा किया। वो मुझे कुछ नहीं बताता। आप बता रही हैं कि नहीं नहीं, तो अब आप ही जाएं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। वो बस मुंह फुला के आप उठ गया था और जो भी उसे सामने रूम नज़र आया था उसमें जाके उसने अपने आप को बंद कर लिया था और वह बेड पे जाके बैठ गया था। उसे कितना ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इन सब पे। सब कितने ज़्यादा तेज़ और मिस्टीरियस हो चुके थे। फाइनली अब बनी को उस पर तरस आ गया था और वो उसके पास आ गया था, लेकिन उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। बनी ने उसे पीछे से हाथ कर लिया था। क्या हुआ ब्यूटी, ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझसे बात नहीं करो, दूर हो जाओ मुझसे। अरे क्यों दूर हो जाऊँ? मैं अपनी ब्यूटी से दूर क्यों रहूँगा? बस रहने दो, सब कहने की बातें हैं। कुछ भी नहीं बताते मुझे, सारी चीज़ें छुपाते रहते हो। और तुमने मेरे माँ बाप को भी अपनी साइड कर लिया है। अब नहीं बताना ना तो ठीक है, दूर हो, मुझसे बात ही नहीं करो। अच्छा बताता हूँ ना, नाराज़ क्यों हो रहे हो? बताओ फिर। और आप? बनी ने जैसे उसको अपनी गोद में ही बिठा लिया था। क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा, डेज़ी मम्मी पापा सब इधर ही हैं। कोई नहीं आएगा, सबको पता है ये हमारा रूम है। हमारा? हाँ तो हमारा ना, हम दोनों इसी रूम में रहने वाले हैं। ये मेरा रूम है। ये देखो। उसने अपनी रूम की वॉल्स की तरफ इशारा किया जहाँ पे हर तरफ उसकी फ़ोटोज़ थी, जहाँ पे वो यूनिफॉर्म पहने खड़ा था। और किसी जगह पे कोई पिस्टल तो किसी जगह पे कोई गन थी उसके पास, और वो हर जगह पे पास गन के साथ ही था। ये तुम्हारा कमरा काम और इन गन्स और पिस्टल्स का ज़्यादा लग रहा है। ऐसे नहीं बोलो ब्यूटी, ये सब मेरी प्यारी प्यारी वाइफ्स हैं। शट अप, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। नहीं बताना तो मत बताओ, रहो अपनी वाइफ्स के साथ। अरे नहीं नहीं, तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊँगा? तो फिर बताना है तो बता दो। मेरा सर नहीं खाओ, पहले मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे रेस्ट करना है। बताता हूँ ना। और अब बनी ने उसे बताना शुरू कर दिया था वो स्टोरी जो बनी की थी और जिससे आज तक लैंसैन अनजान था। मैं डॉन नहीं हूँ, मैं गैंगस्टर भी नहीं हूँ, मैं एक सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ, मेजर वीवूशियान, और मैं आर्मी से हूँ। तो तुम डॉन क्यों बन गए फिर? क्या तुम्हें आर्मी वालों ने निकाल दिया? नहीं, निकाला नहीं। ये मेरा मिशन था जो मुझे पूरा करना था, और साथ में मेरी फैमिली का रिवेंज भी था जो मुझे लेना था। कैसा रिवेंज? खुल के बताओ। ये बहुत साल पहले की बात है। मेरे पापा और वैन रोहान दोनों स्कूल फ्रेंड्स थे, और वैन रोहान को बहुत ज़्यादा शौक़ था आर्मी में जाने का, और मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा ही पैट्रियोटिक थे। वो दोनों ने आर्मी में जाने का फ़ैसला किया। वैन रोहान जो कि मेजर बन चुके थे, और मेरे पापा वो ज़्यादा तरक्की नहीं कर सके और वो पास एक इंचार्ज ही बन के रह गए थे, वेपन्स की सिक्योरिटी के इंचार्ज। और वो नहीं जानते थे कि उनका फ्रेंड कितना ही ज़्यादा बुरा है। वो बिल्कुल भी पैट्रियोटिक नहीं था और उसका तो काम कुछ और ही था। वो मेजर तो बन चुका था, लेकिन उसने टेररिस्ट से राब्ते कर लिए थे और वो स्मगलिंग करना शुरू हो गया था, और वो आर्मी ऑफिसर था, किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ।
उसने ड्रग्स की स्मगलिंग शुरू कर दी और साथ साथ में वो यहाँ से वेपन्स भी इलीगल तरीके से दूसरी कंट्री को सप्लाई करता था। और फिर उसने ऐसा ही पापा के साथ किया। उसने पापा का फ़ायदा उठाया। उसने पापा के ज़रिए वो वेपन्स निकलवा लिए जो उनकी निगरानी में थे। उनको बोला कि उसे दूसरी जगह पे सप्लाई करने हैं, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। पापा को तो बस ऑर्डर मिले थे, उन्होंने तो बस उस पर काम करना था। और पापा ने जब वो वेपन्स निकाले तो उसने वो स्मगल कर दी और सारा इल्ज़ाम पापा पे लगा दिया। उन्हें गद्दार बना दिया कि उन्होंने आर्मी के एसेट्स को नुकसान पहुंचाया है। और इस तरह मेरे पापा को आर्मी से निकाल दिया गया। वो कितने ज़्यादा डिसहार्ट हो गए थे। मेरे पापा ने सुसाइड कर ली, वो मर गए सिर्फ उस वैन रोहान की वजह से। और ये बताते हुए बनी कितना ही ज़्यादा दुखी हो रहा था। लैंसैन ने उसको हाथ कर लिया। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम सैड हो गए। नो, इट्स ओके। और पापा के जाने के बाद मामा उनकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो भी बहुत जल्दी इस दुनिया से चली गई। मैं अकेला ही रह गया था। तब मैं मैट्रिक में था, लेकिन मैं जानता था ये कौन है, किसकी वजह से सब हुआ है। पापा ने मरने से पहले एक नोट छोड़ा था और उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने कोई गद्दारी नहीं की, कोई हथियार स्मगल नहीं किए। ये सब उनके दोस्त ने करवाया था, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। मैं क्या करता। और फिर मुझे नई फैमिली मिली, वही चांग से अंकल। वो हमारे नेबर में रहते थे और उनसे हमारी अच्छी जान पहचान थी। वो मुझे अपने घर ले गए, उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया, मुझे अपने बेटे की तरह पढ़ाया लिखाया और आर्मी में भेजा। उनके बच्चे भी मेरे बहन भाइयों की तरह ही थे। वो सब मुझसे कितने ज़्यादा क्लोज थे, कितना ही प्यार करते थे। और यानली, वो तो मेरी उम्र की थी, वो मेरी बहन थी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मैं भी उस पर जान देता था। और उससे तो कितने ही अजीब से शौक़ थे। उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनने का शौक़ नहीं था, उसे तो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना था और वो वही बन गई। कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी जब वो अपनी जॉब पे गई थी। तो वो अपनी जॉब पे थी और मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए चला गया था। मैं यहाँ पे नहीं था। फिर उसने मुझे बताया कि उसे किसी से प्यार हो गया है। मैं कितना ज़्यादा खुश था कि मेरी बहन फाइनली उसे अपनी ज़िंदगी का प्यार मिल गया है। उसने बहुत इंतज़ार किया था। वो वैन चाओ से प्यार करने लगी थी। और वो कौन था? वो वैन रोहान का ही बेटा था। मुझे जब ये पता चला मैंने उसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने सीक्रेटली शादी कर ली थी क्योंकि हमारे मामा पापा राज़ी नहीं थे और वो उसके प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो चुकी थी कि उसने हम में से किसी को भी नहीं बताया और उससे शादी कर ली। मैं जब ट्रेनिंग से वापस आया था तब वो प्रेग्नेंट थी और वो डेज़ी पैदा होने वाली थी। और फिर हमारे पास कोई चारा नहीं था उसकी शादी को एक्सेप्ट करने के अलावा। लेकिन वो वैन चाओ वो उसे अपने घर नहीं लेके गया, ना ही उसने उसको अपनी वाइफ का दर्जा दिया था। वो बस उसे अलग घर में रखता था और वो वहीं पे रहते थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वैन चाओ भी अपने बाप से बाहर के ही कमीना निकलेगा। उसने भी मेरी बहन को यूज़ किया जैसे उसके बाप ने मेरे बाप को यूज़ किया था। उसके बाप का प्लान कहीं और बढ़ चुका था। वो अब वेपन्स के साथ साथ यूरेनियम को भी स्मगल करना चाहता था ताकि वो टेररिस्ट को पहुंचा सके। और फिर उसने मेरी बहन के ज़रिए वो काम करवाने का सोचा जो वो करना चाहता था। लेकिन मेरी बहन ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो वहाँ पे किसी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और वैन चाओ ने उसे बोला कि उसे उसकी हेल्प चाहिए। और फिर उसने उसका कार्ड भी ले लिया था। वो उसका हस्बैंड था इसलिए वो उसकी लैब में एंट्री कर सकता था। वो वहाँ पे किया और उसने वो यूरेनियम चोरी कर ली जैसे उसके बाप ने मेरे बाप के साथ किया था। तो डेज़ी वैन चाओ और यानली की बेटी है। हाँ, लेकिन तुमने तो कहा था उसका बाप मार गया है। हाँ, वो हमारे लिए मार ही चुका है और उसका होना ना होना बराबर ही था। फिर क्या हुआ? जब वो ये सब कर रहा था तब यानली वहाँ पे आ गई थी और उसने उसको रोकने की कोशिश की। उसे बोला कि ये सब नहीं करे, ये बहुत गलत है, लेकिन वो नहीं माना। और जब यानली ने ज़्यादा ही रेजिस्ट किया तो उसने सीधा उसके सर में गोली मार दी। तुम सोच सकते हो ब्यूटी,
वो उससे प्यार का दावा करता था, वो उसकी वाइफ थी, उसकी बच्ची की माँ थी, लेकिन उसने उसको मार दिया। तो तुम लोगों ने तब उसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया? और अगर तुम लोग जानते थे कि ये सब उसने किया है तो फिर तब क्यों कुछ नहीं किया, बताओ मुझे। तब हम कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि कोई प्रूफ नहीं था। जब ये सब हुआ तब यानली की कॉल पे मुझसे बात हो रही थी और मैंने बस इतना ही सुना था कि वो उसे कह रही थी रुक जाओ, ऐसा मत करो। और वो जो भी था उसे गोली मार के जा चुका था। मैंने तब उसकी आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन जब हम वहाँ पे क्राइम सीन पे पहुँचे थे तब मुझे वही यानली का कार्ड मिला था जो कि उसकी एंट्रेंस कार्ड था जो उसने वैन चाओ को दिया था। लेकिन इससे क्या ही साबित होगा? क्या ये साबित हो जाता कि ये कार्ड उसने अपने हस्बैंड को दिया था, वो आके उसे मार गया? नहीं होता था साबित। हम कुछ नहीं कर सकते थे। तुम जानते हो कानून बिना प्रूफ के कुछ भी नहीं कर सकता। इसके हाथ जितने ज़्यादा लंबे हैं उतने ही ज़्यादा बंधे हुए भी हैं। आई एम सॉरी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं बता नहीं सकता, मुझे बहुत बुरा ही फील हो रहा है। लैंसैन को अब बहुत ही अफसोस हो रहा था डेज़ी के लिए, और जानली के लिए कितना बुरा लग रहा था। हाँ, अफसोस होना चाहिए। बहुत बुरा हुआ था उस बेचारी के साथ। और फिर मैंने सोच लिया था मैं ऐसे अपने माँ बाप के कातिलों और अपनी बहन के कातिलों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपने मम्मी पापा जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था उन सबको इंसाफ दिलाऊंगा। लेकिन मेरे पास अभी कोई प्लान नहीं था, और फिर शायद कोर्ट में मुझे रहम आ गया था। मुझे ये चांस मिल गया। कंट्री में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हो चुका था और बहुत सारे गैंग्स एक्टिव हो चुके थे, और साथ साथ स्मगलिंग भी कितनी ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी, और इसके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी। और हमें अपने सोर्सेज से पता चला था कि इस सब के पीछे कोई एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं जो ये सब करवा रहे हैं। और मुझे पता था ये कौन है। ये वैन रोहान और वैन चाओ के अलावा कोई हो ही नहीं सकते थे। वही थे जो सबसे बड़े गद्दार थे, वही थे जिन्होंने फ़ौज के साथ गद्दारी की थी, और वही थे जो मेरी फैमिली और मेरी बहन की मौत के ज़िम्मेदार थे। और तब मुझे ये टास्क मिला था कि मैं अंडर कवर रह के गैंगस्टर के साथ एक गैंगस्टर बन गई, उन सब का सफाया करूं और पता चलाऊं कि आखिर उनका मेन लीडर कौन है। मुझे मेरे साथ फ़ोर्स दी गई थी। वो सब गुंडे जिनको तुम गैंगस्टर समझते थे वो कोई और नहीं बल्कि वो सब के सब आर्मी के सोल्जर्स थे। और फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मैं उन जैसे ही बन गया था, उनको पकड़ने के लिए एक गैंगस्टर, एक डॉन ही बन गया था। तो इसीलिए तुम गैंगस्टर्स को पकड़ के मारते थे, और तुमने पुलिस वालों और आर्मी वालों को क्यों मारा? क्योंकि वो उनके साथ मिले हुए थे, वो सब के सब खद्दार थे। और तुम्हें पता है वो जितने भी गैंगस्टर जिनको मैंने मारा वो किसके लिए काम करते थे? वैन रोहान के लिए। और वो खुद कुछ भी नहीं करता था, वो खुद एक वाइट कॉलर बिजनेसमैन बना हुआ था, और उसका बेटा भी। लोगों की नज़र में वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता था, जैसे कि तुम जानते थे और तुम्हारे पापा। लेकिन असल में उसने अपने आगे बहुत सारे लोग रखे थे जो उसका ये काम करते थे। वो सब गैंगस्टर्स उसी के लिए काम करते थे। और जब मुझे अपॉइंट किया गया था इस काम के लिए कि मैं अंडर कवर रह के ये सारा काम करूं, तब शायद हमारे डिपार्टमेंट में कुछ गद्दार लोगों ने उसे इन्फॉर्मेशन दे दी थी। तभी तो वो तुमसे कह रहा था ना कि ब्लैक मनी के ऊपर नज़र रखो, उसे पकड़ो, क्योंकि उसको शक हो गया था कि कहीं ये सारा एक्शन उसके खिलाफ ही ना हो। ओह, तो अब मैं समझ गया, मैं सारा खेल समझ चुका हूँ। वो अंकल रोहान कितने ही बुरे हैं, कितने ज़्यादा ही बुरे हैं। हाँ, लेकिन फिर तुम उस दिन हमारे घर के पास क्या कर रहे थे? उस दिन उसे वो वाली बात याद आई जब उसने पहली बार ब्लैक मनी की गाड़ी को और उसे अपने घर के सामने देखा था। उस दिन भी मैं उस रोहान पे नज़र ही रख रहा था, क्योंकि वो बार बार तुम्हारे घर आता जाता था तुम्हारे पापा से मिलने के लिए, और मुझे तो शक था कि कहीं वो तुम्हारे पापा को भी अपने साथ ना मिला ले, और इसीलिए मैं बस उस पर निगरानी रख रहा था। और थैंक गॉड तुम्हारे पापा उसकी बातों में नहीं आए, या उन्हें उसने यूज़ नहीं किया अपने फ़ायदे के लिए।
ओह! थैंक गॉड मेरे पापा बच गए। लेकिन तुम फिर मेरे मम्मी-पापा तक कैसे पहुँच गए? मैं तुम्हारे पास था और वो तो घर छोड़ के चले गए थे ना। हाँ, जब तुम मेरे पास थे, वो तुम बेहोश थे, तुम्हें होश नहीं था, तब मैं तुम्हारे मम्मी-पापा के पास गया था। मैंने उन्हें सारी सच्चाई बताई और उन्हें बोला कि तुम एकदम सेफ और मेरे साथ हो। लेकिन अगर वो वहाँ पे अकेले रहते, तो तुम पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगने की वजह से लोग उनका जीना मुश्किल कर देते और फिर वैन रूहान भी तो था ना। वो उन्हें अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकता था, उन्हें कुछ भी कह सकता था। इसलिए मैं उन्हें यहाँ पे ले आया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। लैन-सैन जो सब जान चुका था एकदम से, जैसे बनी को उसने आगे कर लिया था और वो अब रोना ही शुरू हो गया था। अरे क्या हुआ? क्यों इमोशनल हो रहे हो? मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, तुमने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की। मेरे मम्मी-पापा को बचाया और उन सबको भी बचाया। तुम सच में बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, तुम मेरे सेवियर हो। आई लव यू, थैंक यू और आई एम सॉरी मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा तंग किया और तुम्हें कब से मैं मेंटली टॉर्चर कर रहा हूँ। हाँ, वो तो तुम करते हो, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा, आई एम सॉरी बोल रहा हूँ ना। तो अब तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल गए या कुछ और भी है? हाँ, वो जो शार्क थी वो कहाँ से आई थी? वो वो तो हमारी नेवी ने पकड़ी थी, जो कि कितने सारे लोगों को अपना शिकार बना रही थी। उसे बस वहाँ पे कुछ दिन ही रखा गया था, तो मैंने सोचा चलो उस बेचारी को भी एक दो बार अच्छा खाना मिल जाएगा और तो कुछ भी नहीं। तुम बहुत ज़्यादा मीन हो सच में। लैन-सैन ने अब उसके कंधे पे हाथ मारा था और फिर से उसे आग खा लिया था। हाँ, बस जो भी हूँ, मीन हूँ, जैसा हूँ, तुम्हारा हूँ। हाँ, ठीक है, मेरे ही हो, टेढ़े हो, पर मेरे हो। लहन-सहन को अब सब पता चल चुका था और सिर्फ लहन-सहन के नहीं बल्कि सबको ही पता चल गया था, पूरी कंट्री को ही, कि लहन-सहन और बनी ने कितनी ज़्यादा बहादुरी से सबकी जान बचाई और कैसे वन फैमिली का घिनौना चेहरा सबके सामने बेनकाब कर दिया था। और वो सारी वीडियोस और सारी ऑडियोज़ जो कि रहन-सहन के लॉकेट और उसकी वॉच में रिकॉर्ड हुई थी, वो सब के सामने आ चुकी थी। और अब वैन फैमिली के बचने का कोई चांस नहीं था, उन्हें बहुत सख्त सज़ा मिलने वाली थी, सिविलियन एक्ट में भी और आर्मी एक्ट दोनों में, क्योंकि वो गद्दार थे, उन्होंने कितने ही लोगों को मारा था और कितने ही लोगों की मौत के वो ज़िम्मेदार थे और कितनी ज़्यादा स्मगलिंग वो करते थे। हर बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है और ऐसा उनके साथ भी होगा। और अब लैन-सैन और बनी तो अपनी लाइफ में एकदम हैप्पी थे। लैन-सैन जो कि इतना ज़्यादा डरपोक होता था, जिसका इतना ज़्यादा वीक हार्ट था, अब उसकी प्रमोशन हो चुकी थी और हर तरफ उसकी वाहवाही हो रही थी और वो अब कांस्टेबल नहीं रहा था बल्कि अपने पुलिस स्टेशन का इंचार्ज ही बन चुका था। और वो कितना ज़्यादा नर्वस था, लेकिन बनी ने कहा, "ये सब तुम्हारी मेहनत है, ये तुम्हारी हिम्मत है कि तुमने ये सब किया और तुम्हें इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए था। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ।" और बनी जो कि अपना अंडर कवर मिशन कंप्लीट कर चुका था, उससे भी तो आर्मी की तरफ से अवार्ड दिया गया था और उसे प्रमोशन ऑफ़र हुई थी, लेकिन इस प्रमोशन के साथ उसे दूसरी कंट्री में भी जाना पड़ना था, लेकिन उसने बोला नो, मैं कुछ दिन रेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए और मैंने जो कुछ भी किया है अपनी कंट्री और अपनी फैमिली के लिए किया है, इसीलिए मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जहाँ हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। और उसकी बात मान ली गई थी और उसने इतना बड़ा काम जो किया था। और आज फाइनली हमारे बनी और लैन-सैन अब शादी करने वाले थे और अब वो चर्च में पहुंच चुके थे अपने अपने यूनिफॉर्म में ही। और ये उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपने यूनिफॉर्म में ही शादी करेंगे। बनी जो कि आर्मी यूनिफॉर्म में था और लैन-सैन जो कि अपनी पुलिस की वर्दी में था। और वहाँ पे गेस्ट कैसे थे, वो अभी सारे एकदम से वर्दियों में ही थे, कोई पुलिस की वर्दी में, कोई फ़ौज की वर्दी में, और जैसे वो कोई फ़ौज की मीटिंग ही थी या फिर कोई परेड ही वहाँ पे होने वाली थी, ऐसा ही लग रहा था। खैर, बहुत ही प्यार से आराम से उनकी शादी हो चुकी थी और अब वो अपने घर आ चुके थे। लैन-सैन ने अपने मम्मी-पापा को बोला कि वो उसके साथ रहें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ना हम पुलिस वाले और फ़ौज वाले का शोर बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही उनकी कान गरज, इसीलिए हम जा रहे हैं। तुम लोग मज़े से रहो और अपनी डेज़ी को भी रखो।
उसके मम्मी पापा अपने घर जा चुके थे और वो शादी करके अपने बनी के घर आ चुका था। और आज उनकी वेडिंग नाइट थी और उसने मम्मी पापा को बोला कि आज तो डेज़ी को ले जाओ, कम से कम हमारी गोलियों की घन करट से वो तो बची रहे। रात हो चुकी थी और बनी जो कि मिरर में आप खुद को देख रहा था। कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ ना मैं। हाँ, बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हो तुम, क्रिमिनल कहेंगे। लैन जो कि बेड पे बैठा हुआ था उसे देख के बोला, अरे कौन सा क्राइम कहा दिया मैंने, बताओ तो। मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया। तुमने क्राइम किया और तुम्हें इस क्राइम की अब सज़ा मिलेगी। तुम जानते हो ना मैं इंचार्ज हूँ पुलिस का, तो फिर मैं तुम्हें अब अरेस्ट करूँगा और तुम्हें जेल में डाल दूँगा। अच्छा, अरेस्ट करोगे? कर लो अरेस्ट। कहाँ लेके जाओगे? मैं कहाँ लेके जाऊँगा अभी बताता हूँ। लैन जो कि बातों में बिजी था, उसने बनी को बातों में लगा के जल्दी से ड्रॉर में से अपनी पिस्टल निकाली और साथ में हथकड़ी भी तो निकाल ही ली थी अपने बनी को बांधने के लिए। और अब वो जाके एकदम से उसे पीछे से हाथ काट चुका था और उसने फिर अपना छोटा सा पिस्टल बनी की नेक के ऊपर रखा। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर बनी। ओह, मैं तो डर गया। हाँ, तुम्हें डरना भी चाहिए, क्योंकि अब ये लहन-सहन वो वाला लहन-सहन नहीं है वीक सा, जो तुम्हारी आंखों में देखते ही पिघल जाता था, जो तुम्हारे आगे कुछ बोल नहीं पाता था। अब ये लहन-सहन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और देखना, अभी तुम्हें मैं ये हथकड़ी पहना के कैसे अपना बना लूँगा। अच्छा, हथकड़ी? कौन सी हथकड़ी, ज़रा दिखाना। बनी अब उसकी तरफ देखा और लहन-सहन ने ऊपर हाथ किया, ये वाली। और वो देख के हैरान रह गया था, इससे पहले कि वो बनी को हथकड़ी पहनाता। बनी तो वो हथकड़ी पहले से उसके हाथ में बांध चुका था। तो फिर करो ना अरेस्ट। ये तुमने कैसे किया? मैंने कैसे किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पुलिस वाले तो तुम हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए। ये चीटिंग है। कोई चीटिंग नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुमने बोला तुम मुझे अरेस्ट करने वाले हो, तो करो अरेस्ट। और वैसे भी तुम तो अब डरते नहीं हो, तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता है ना, नहीं पड़ता ना फ़र्क। और अब बनी जो कि डायरेक्टली उसकी आंखों में देख रहा था और लहन जो कि अब हमेशा की तरह फिर से उसकी डार्क ब्राउन आंखों में जैसे खून ही लगा था। ये तुम चीटिंग कर रहे हो। कौन सी चीटिंग की मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम मुझे हथकड़ी पहनाने आए तो तुमने गलती से खुद ही पहन ली, इसमें मेरा क्या कसूर है? सब कसूर तुम्हारा है। ये तुम्हारी आँखों का है, ये तुम्हारी जो सेंट है इसका है, सब कसूर तुम्हारा है। जो तुम ऐसे मुझे पागल बना लेते हो और मैं बस क्या ही करूँ, मैं बस पिघल जाता हूँ, बहक जाता हूँ, मुझे नहीं पता चलता। अच्छा, तो इसमें भी मेरा कसूर है? हाँ, तुम्हारा ही कसूर है। चुप करो आप। तो अब तुमने मुझे फिर अरेस्ट कर लिया क्या? हाँ, कर लिया। मैंने क्या करना था? तुमने मुझे अरेस्ट कर लिया है और तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो। लेकिन मैं तुम्हें सज़ा दे के रहूँगा। तुमने मेरा दिल चुराया है, तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तो मत करो ना माफ़। लो देखो मेरे हाथ खड़े हैं, मैं तुम्हारे सामने हूँ, जो करना है तुमने कर लो, जैसे अरेस्ट करना है कर लो। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, कुछ भी तो नहीं करूँगा मैं। बनी ने एकदम से हाथ खड़े कर दिए और वो अभी भी स्माइल करके लहन की डायरेक्ट आंखों में देख रहा था। और लहन जिसका एक हाथ तो पहले हाथ कड़ी में था और दूसरे हाथ में पिस्टल था, जो कि अब बार बार बनी की आंखों में देखने की वजह से उसके हाथ से गिर ही चुका था। और फिर उसने बोला, हाँ देखो मैं अभी तुम्हें सजा देता हूँ। हाँ तो ना, खुशी से तो मैं रेडी हूँ। बनी उसकी तरफ देख रहा था। फिर लहजा ने सोचा अब क्या ही वो सजा दे सकता है, वो तो उसके प्यार का कैदी बन चुका है। और फिर उसने एकदम से बनी को जैसे पकड़ लिया था और अब वो उससे किस करने लगा था। अरे ये कैसी सजा है, ये तो मज़ा है। हाँ, वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही प्यार से और पैशनेटली किस कर रहे थे। और फिर लहन वो हमेशा की तरह फिर बहक गया था, भटक गया था और अब वो नहीं रुकने वाला। बनी उसका है और उसका हस्बैंड है, तो अब तो कोई मसला नहीं है। उसने जैसे उसकी वर्दी निकालनी शुरू कर दी। क्या कर रहे हो तुम? फ़ौज की वर्दी है। हाँ ठीक है, फ़ौज की वर्दी है तो फ़ौज वाले की बीवी उतार रही है। ओह बीवी, हाँ तो और क्या, बीवी हूँ ना, और क्या हूँ। हाँ, उसने फिर स्माइल करके दोबारा से अपना काम शुरू कर दिया। और फिर बनी की वर्दी तो अब उतर ही चुकी थी और अब लैन की बारी थी और बनी ने कहा, रुको
फ़ौज वाले ने मेरी वर्दी उतारी ना, अब मैं पुलिस वाले का कोर्ट मार्शल करूँगा। और फिर वो उसे एकदम से पकड़ के बेड पे ही लेके आता और उसकी हथकड़ी को बेड के साथ ही जैसे अटैच कर दिया था और अब वो जैसे पुलिस वाले की वर्दी उतार रहा था। ये चीटिंग है, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। हाँ, तो मैं क्रिमिनल हूँ तो तुम भी तो क्रिमिनल हो। तुम भी तो मेरे साथ भागे थे, तुमने पुलिस वालों को धोखा दिया। तुम भी क्रिमिनल हो, तुम्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। चुप करो, नहीं तो फिर हम आर्मी वाले बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं और फिर हमारा टॉर्चर बर्दाश्त करना तुम पुलिस वालों के पास की बात नहीं होगी। और अब बनी जो कि उस पे अटैक ही कर चुका था। पुलिस की वर्दी उतर चुकी थी और आर्मी की वर्दी भी उतर चुकी थी और दोनों वर्दियाँ अब एक साथ एक दूसरे को हग किए जैसे पड़ी हुई थी, अपनी किस्मत का रोना ही रो रही थी, क्योंकि उनके मालिक तो अब एक दूसरे से लिपटे जैसे एक दूसरे में खो चुके थे। और फिर बारी आ गई थी हमारी मशीन गन की एंट्री की और लैंसैन ने कहा, ये देखो इसने पहले भी मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, अगर इसने फिर से कुछ किया ना तो मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। हाँ, अब ये क्या ही करे, अब कुछ कर नहीं सकती। बस ये तुम्हें देख के ऐसे बेकाबू हो जाती है और इसका मन करता है बहुत ज़्यादा गोलाबारी करने को। तो मैं क्या करूँ, अब ये मशीन गन तुम्हारी और मशीन गन का मालिक भी तुम्हारा है। आप रोक सको तो रोक लो, मैं तो रोक नहीं सकता। और फिर जैसे ही मशीन गन उसके अंदर एंटर हो चुकी थी तो लैंसैन फिर से ही अब अपने चीखने वाले मोड पे आ चुका था। ये क्या ही कर रहे हो, मार डालोगे क्या मुझे? अरे नहीं मारूंगा, ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है, नहीं ये बहुत अच्छा है, ये प्यार है मेरा, ये बहुत पेनफुल है, नहीं ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल है। चुप कर जाओ, नहीं तो फिर मेजर का दिमाग घूम जाएगा और फिर मैं क्या ही करूँगा। मेरे अंदर का फिर फौजी जो है वो रुकेगा नहीं, फिर तुम्हारा ही नुकसान होगा, इसीलिए चुप रहो। और अब लैंसैन चुप हो गया और वो सबके ऊपर हुक्म चलाने वाला थानेदार अब अपने फौजी के आगे एकदम से बेबस हो के पड़ा था और कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ वो कोई अफसर नहीं है, यहाँ पे वो एक वाइफ है जिसे अपने हस्बैंड की बात माननी है, उसे प्यार करना है और उसका हस्बैंड वो भी तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना। तो चलो, प्यार प्यार में थोड़ी मार भी बर्दाश्त कर ही लेंगे। अरे रुको, थोड़ी स्लो स्पीड करो, क्या तुम मुझे प्रेग्नेंट करना चाहते हो, मार डालोगे क्या मुझे? लैंसैन जो कि फिर से बोला था, उसे बहुत पेन हो रहा था। अरे पागल, तुम लड़की हो, तुम कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हो? और वैसे भी मुझे पता है हमारे पास बच्ची है ना, हमें कोई ज़रूरत नहीं है और बच्चों की, और ना ही मुझे चाहिए। तुम मेरी ब्यूटी हो, वो मेरी बेटी है, बस ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप चुप रहो, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। बनी ने फिर से उसे चुप करवा दिया था और लैंसैन बस अब बनी को हक किए उसका प्यार भरा टॉर्चर बर्दाश्त कर रहा था और हमारी स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो अब आप लोग मुझे बता देना कि आपका कोई सवाल रह गया था जिसका मैंने जवाब नहीं दिया, तो मैं वो भी दे दूँगी। और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ बता देना। और ये थोड़ी यूनिक स्टोरी थी, लेकिन आप लोगों ने तो इसको बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। और अगर आपने कल माय किडनैपर के साथ भी यही किया तो मैं फिर उसका एक पार्ट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पार्ट अपलोड नहीं करूँगी, क्योंकि कल इंशाल्लाह माय किडनैपर जो कि सीज़न 2 है, जिसकी स्टोरी डिफरेंट है, उसका फर्स्ट पार्ट आएगा और वो एक शान वांग है जिसमें हमारा लैन वांग जी जो है वो बॉटम होने वाला है और हमारा शी सैन टॉप होने वाला है, यानी कि आपका गगा और मेरा बाबू वी हुशियार।